एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. Hello. सभी को मेरी आवाज़ आ रही है अभी? हेलो। जी मैम, अब आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले नहीं आ रही थी ना? चलिए, नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं। हमने सेल का वीडियो शेयर किया था। सेल के बारे में हमने इतने दिनों से पढ़ाया। किसने किसने सेल को सही ढंग से पढ़ कर रखा है? क्योंकि अब आज हम लेंगे टेस्ट सभी का। ठीक, आराम से बोल कर ही लेंगे, क्लास में सामने बैठ के लेंगे। कितने लोगों ने सेल को ठीक ढंग से समझ के पढ़ा है, वो हैंड रेस कर दें। सीमा मैम, रचना मैम, अंजू मैम, अंजू और राशि मैम, हेमंत वो हरदीप भैया का हैंड रेज नहीं हुआ। मैम तब तक मैं ग्रुप में थी नहीं तो मुझे वीडियो मिला नहीं था। अच्छा ऐसा, लेकिन चलो जो समझाया था वो तो याद है। चलो आज ग्रुप में जी भेज मैम। देंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा कहाँ से शुरू करें हम? चलिए, रचना जी बताएंगे सेल के बारे में। सेल और जो हमारा हम हैं ह्यूमन बीइंग, उनको कनेक्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों का। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग बर्थ लेते हैं, ग्रो करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ब्रीथ करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद डेथ भी होती है। उसी तरह से सेल का भी जन्म होता है, वृद्धि होती है, वो आहार भी ग्रहण करती है और रिप्रोडक्शन भी होता है और उसके बाद उसकी मृत्यु भी होती है। ये समानता। अंजू, सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करो। सेल सेल हमारे जीवन की एक सेल मतलब जीवन में सब नियंत्रित करती कहते हैं। सेल का जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो सेल की बाहरी दीवार होती है और साइटोप्लाज्म जिसके के द्रव होता है विभिन्न होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल को ऊर्जा प्रदान करते माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका के अंदर प्रोटीन रिंग होती है, प्रोटीन पैकेजिंग। लाइसोसोम मृत कोशिका, सेल की मृत कोशिकाएं लाइसोसोम जो सेल की मृत कोशिकाओं को खाता है, कचरे का निपटान। राष्ट्रीय मैम बोलेंगे सेल का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे एकदम सरल शब्दों में, जैसे आपको लगे, बस बोलना है, पूरा डिफाइन करना है। हाँ, कोशिका में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन जो उसकी बाहरी जो भित्ति होती है या झिल्ली होती है, जो बाहरी वातावरण से कोशिका को अलग मतलब अलग दिखाती है, अलग वातावरण प्रदान करती है।
तो ये इससे कोशिका को आकार देती है, शेप देती है, और ये इसी के अंदर अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका द्रव्य हिंदी में उसे कहते हैं। उसी में सारे जो अंग, लाइसोसोम, राइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और जो न्यूक्लियस, वो मेन जो न्यूक्लियस है वो रहता है। अब इसके बाद आते हैं न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस में हमारा डीएनए रहता है, जेनेटिक जो भी हमारी आगे जो पहचान जाने वाली वो सब उसके अंदर सिक्योर रहती है, और वहीं से सारी जो कोशिका का कंट्रोल होता है। और उसके बाद है राइजोसोम, ये एक प्रोटीन बनाते हैं, और जिसमें अभी मैं नाम भूल रही हूँ मैं, वो प्रोटीन बनाने वाले तो एंडोप्लाज्मिक, जिसमें रहता है, मतलब प्रोटीन बनाया हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें दो तरह के होते हैं, ये रफ और स्मूथ। जिसमें प्रोटीन लगे हुए होते हैं वो मतलब रफ होता है। फिर उसी से आगे वो प्रोटीन, जो एमिनो एसिड से जो प्रोटीन आगे श्रृंखला बनती जाती है, वो उससे जमा होते रहते हैं उसकी रेटिकुलम पर। इसी तरह से उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पूरी जो कोशिका की एनर्जी को बनाता है, जिससे कोशिका अपने कार्य संपन्न कर पाती। और जो लाइसोसोम है वो शरीर में जो उसमें मतलब कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको बचाने का कार्य करता है, उनको वहां से हटा देता है। ठीक है, वेरी गुड। अब सीमा मैम बताएंगे जो हमारी सेल है वो हमारी पूरी बॉडी में कैसे कनेक्ट हो रही है, कैसे रोल प्ले कर रही है। सबसे पहले तो सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है, ब्रांच बायोलॉजी की। तो हमारी बॉडी में जो स्किन है वो सेल मेम्ब्रेन के इक्वल, और उसके बाद जो ब्लड है वो साइटोप्लाज्म के इक्वल है, और उसके बाद हार्ट जो है वो न्यूक्लियस के इक्वल है, क्योंकि न्यूक्लियस को यहाँ आत्मा और सेंट्रल मतलब हार्ट माना गया, हार्ट है ये हमारी हार्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राण तत्व हैं या जीवन के जो तत्व हैं वो तो विजिबल है। एक बार आपने समझाया था, मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तब आपने मेरे को बताया था, समझाया था। लेकिन जो ब्लड है, वो जो ब्लड जिसको हमने इसके सेल में हमने साइटोप्लाज्म का वो ब्लड का फ्लो जो हो रहा है वो नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी जनरेट हो रही है रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी के फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। तो ये इस तरह से कनेक्ट रहता है। ठीक है। अब जो हमारा सेल है, सेल का पूरा फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी तक कौन कनेक्ट करेगा, करेंगे मोनिका मैम। मैम जो एक सिंगल सेल है, इसी तरीके से सिमिलर सेल जो शेप, साइज, स्ट्रक्चर और वर्क, चार चीजों के हिसाब से वो सेम जो सेल्स होंगे वो ग्रुप टुगेदर होंगे, इकट्ठे होके एक टिश्यू बनाएंगे। और इसी तरीके से जो सिमिलर टिश्यूज हैं वो मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। फिर जब डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि डिफरेंट सेल से बने हुए होंगे, वो डिफरेंट ऑर्गन्स कलेक्ट होते हैं, तो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है हमारी शरीर का। फिर हमारे पास 11 मोनिका मैम पूरा मैम ना पूरा नहीं, बस ऑर्गन वाला बोलेंगे दोबारा। जब हमारा टिश्यूज है, हमारे सिमिलर टिश्यूज हमारे एक ऑर्गन बनाएंगे। फिर हमारे इसी तरीके से बने हुए जो ऑर्गन्स और भी हैं वो सब कलेक्ट होके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जब टिश्यूज ने एक ऑर्गन बना दिया तो अब ऑर्गन क्यों बनाएंगे? ऑर्गन गलत हो गया बोलने में। जैसे हमने सिमिलर टिश्यूज एक ऑर्गन बना दिया है,
दूसरे तरीके के जो टिश्यूज हैं वो एक और ऑर्गन का निर्माण करेंगे। फिर जब एक दो तीन और मतलब कुछ ऑर्गन्स मिलके ग्रुप करेंगे उनको, तो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। नहीं, अब देखो ये बस यहाँ थोड़ी सी गलती हुई। अब हरदीप भैया इसको पूरा करेंगे, थोड़ा सा जो पॉइंट मिसिंग है इसको स्टार्टिंग से पूरा करेंगे। बोलेंगे हरदीप भैया? मैम सेल से ह्यूमन बॉडी तक ना? हाँ मैम जो हमारा सेल है वो न्यूक्लियस से शुरू करेंगे, तो जो न्यूक्लियस है वो फिर डिसाइड करता है कि हमारी जो बॉडी है वो किस हिसाब से कैसे जाकर के डेवलप करेगी। मतलब उसके अंदर जो भी हमारे जैसे हम संस्कार कहते हैं या कोई भी चीज हम उसको आत्मा की तरह लेकर के अभी चल और सकते हैं। सरल में चले जाओ हरदीप भैया, अभी एकदम सरल में, बस सेल से फॉर्मेशन यहाँ तक ला रहे हैं, फिर अभी सेल के अंदर जाएंगे तब सेल के बारे में बताएं। अभी केवल सेल से ह्यूमन बॉडी को कनेक्ट करना है। जी मैम, तो जैसे अगर हम उस हिसाब से देखें, सेल को हम देख लेंगे पुरुष और जो सेल ऑर्गेनेल्स को देखेंगे प्रकृति। अब वो जो न्यूक्लियस है वो डिसाइड करेगा कि कैसे चलेंगे। तो न्यूक्लियस आगे फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया है, पावर उसको वही देता है, वो दिखने में बाहर से आती है उसको कि रेस्पिरेशन हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन, बाहर से ग्लूकोज आया, सेलुलर रेस्पिरेशन से एटीपी आया, एटीपी से फिर वो आगे ऑर्गेनेल्स जैसे राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सारे अपना अपना काम करके ये एक सेल जो है फिर वो माइटोसिस से आगे डिवाइड होती है। माइटोसिस से मतलब विदाउट एनी सेक्सुअल, यानी अगर हम देखें तो परमात्मा को जानना एकदम असीम है। अब वो सेल जाकर के जो हमारी बॉडी में 38 ट्रिलियन सेल्स हैं जो पर सेकंड जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। और अब ये भी मतलब प्रूफ हो चुका है कि जब उसको देखा तो 1 मिनट के अंदर 1000 बारी हमारा शरीर आता है और गायब होता है। यानी इतनी तेजी से वो सेल्स हमारे बनते हैं और बिगड़ते हैं कि हमें पता भी नहीं लगता है कि हमारी बॉडी जो है वो अपने आप में, यानी अगर 38 ट्रिलियन, ये तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कितने हैं वो हमें नहीं मालूम, बट वो इतना मान रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि इतने जो सेल्स हैं वो डेली मर रहे हैं और जी रहे हैं। तो अब ये जब सेल्स इकट्ठे होते हैं तो वो जाकर के एक जैसे का कार्य करने वाले, एक जैसे स्ट्रक्चर वाले, एक जैसी पावर वाले वो टिश्यूज का निर्माण करते हैं। फिर वो टिश्यूज जो होते हैं वो मिलकर के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, जो डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स हैं शरीर के अंदर, जैसे स्टमक हो गया, उसमें लीवर हो गया, कोई भी अलग अलग अंगों में डिफरेंट टिश्यूज मिलकर के उस अंग का निर्माण करते हैं। फिर वो अंग जो है वो सिस्टम का निर्माण करते हैं, फिर वो सिस्टम जो है हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। बट ये आपस में होमियोस्टेसिस जो के हिसाब से चलते हैं, यानी केमिकल और इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स चलते हैं बॉडी के अंदर। तो ये सारे के सारे 11 सिस्टम्स, ऑर्गन्स, सेल्स आपस में इतना तरीके से काम करते हैं कि उसको समझना नॉर्मली इम्पॉसिबल है। और जैसे अगर हम देखें हमारी बॉडी के अंदर एक 24 घंटे के अंदर 60 माइल्स तक ब्लड सर्कुलेट होता है और हमारा हार्ट 7000 लीटर जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है विद इन 24 आवर्स। तो उसकी कोई ना कोई आवाज आ रही होगी, जैसे हम देखते सामने एक 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कोई गाड़ी जा रही थी तो हमें एकदम आवाज आती है और हम शॉक्ड होते हैं, और हमारे अंदर इतना कुछ चल रहा है पर हमें नहीं पता लग रहा। तो तभी हम योग में कहते हैं अंदर जाओ, सब सुनेगा, सब मिलेगा। लब डब जैसे हमारे हार्ट करता है 0.3 और 0.8 में विद पॉज आता है, वो पॉज जितना लंबा जाएगा उतनी हमारी रिलैक्सेशन होगी, रेस्ट होएगा, उतना ही हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीनेटेड होएगा, 100% ऑक्सीनेटेड। और अगर हम उस पॉज को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, डायलिस्टिक और आइसोलेटिक जो ब्लड प्रेशर अगर वो सही नहीं रहता है, तो फिर हमारा जो ब्लड का ऑक्सीडेशन है वो पूरी तरह से नहीं होगा, यानी 100% के बजाय 80% हो सकता है, 70% होता है अकॉर्डिंग टू अवर ब्रेथ। यानी कि हमारी ब्रेथ, हमारी हार्ट रेट और हमारा जो हार्ट का फंक्शन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम पॉज देंगे, अच्छी लंबी गहरी सांसें लेंगे, तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो 100% ऑक्सीनेटेड होगा ब्लड, और हमारी जो ब्रेथ रेट है वो भी कम होएगी, जो कि मतलब विद इन अ मिनट्स कहते हैं जो है वो 17 होनी चाहिए। अब अगर आप उसको 4 तक ले आते हैं तो आपका जो हार्ट के ऊपर प्रेशर है वो भी कम पड़ेगा। थैंक यू।
सब लोग क्लैपिंग कर दो आदित्य भैया के लिए। बड़ा सिस्टमेटिक समझाया है, ठीक, बिल्कुल सही से समझाया जैसा कि हम सुनना चाहते थे, ठीक है। और इसको पता है मैंने कैसे कनेक्ट किया, जो ये सुबह प्राणायाम की क्लास कर रहे हैं वो भी इसमें आया, ठीक। क्योंकि जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं ना और फिर कुछ कर रहे होते हैं तो सब एक साथ कनेक्ट होता है। फिर ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन, सेल, कुछ भी करें सब क्या है, एक दूसरे से सब कनेक्ट है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। अब इसको बस मोनिका मैम के शब्दों में इसको कनेक्ट करते हैं कि देखो हमारे जो एक जैसे शेप, एक जो सेल है, शेप, साइज, फंक्शन, ठीक है, स्ट्रक्चर, ऐसी सेल का जो ग्रुप है वो टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। फिर एक जैसे फंक्शन करने वाले टिश्यूज़ क्या कर रहे हैं, सॉरी सेल जो है वो टिश्यू बनाएंगे, टिश्यूज़ नहीं बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। फिर जो हमारे टिश्यूज़ हैं, अब वो जो एक जैसा काम करने वाले जो टिश्यूज़ हैं वो क्या करेंगे, अब एक ऑर्गन बनाएंगे, क्योंकि अब वो ग्रुप में है तो टिश्यूज़ होगा, ऑर्गन बनाएंगे। फिर डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है, क्योंकि टिश्यूज़ अलग अलग हैं ऑर्गन के। फिर तो टिश्यूज़ से ऑर्गन बने, एक ऑर्गन बना, और फिर डिफरेंट ऑर्गन मिलकर, ठीक है, ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे। फिर 11 सिस्टम मिलकर के हमारी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखिए टिश्यूज़ के बाद क्या आएगा, ऑर्गन आएगा सिंगल। अब ऑर्गन से सिस्टम में कैसे जाएंगे कि अब यहाँ ग्रुप किसका बनेगा, ऑर्गन का बनेगा। ऑर्गन तो ऑर्गन से ऑर्गन्स हो जाएंगे जब ग्रुप में आ गए। जैसे सेल है तो सेल जब ग्रुप में आई तो सेल्स हो गई, टिश्यू ग्रुप में आए तो टिश्यूज हो गए, ऑर्गन ग्रुप में आए तो ऑर्गन्स हो गए। तो एक के बाद जो चेन बन रही है वो हमारी किस में जाएगी, प्लूरल फॉर्म में चली जाएगी। तो टिश्यूज से हमारे ऑर्गन का निर्माण हुआ, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑर्गन्स हैं ये क्या करेंगे, एक सिस्टम को बनाएंगे, और 11 सिस्टम मिलकर के पूरी बॉडी को बनाएंगे। क्लियर रीमा जी, ठीक है। और जो हरदीप भैया ने बोला था ये बड़ा उन्होंने सिस्टमेटिक एक चेन सिस्टम में समझाया, ठीक है। उसको समझने के लिए थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल ध्यान में डूब करके हमने कुछ समझा है, तो वैसे भी हम हरदीप भैया को बोलते हैं इसी जन्म में मुक्त होंगे, ठीक है। इनकी मुक्ति बहुत जल्दी संभव, और कुछ हो ना हो इनको मोक्ष बिल्कुल संभव है, ठीक है। ये पता नहीं क्यों आता है, आज तक हमने अभी कभी ऐसा किसी को बोला नहीं है। इस प्लेटफॉर्म में हमने हरदीप भैया को हमेशा बोला है, ठीक। कुछ क्या होता है ना कि कुछ जो अपना व्यक्ति का व्यक्तित्व तो होता है ना वो भी बताने लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया दूसरी चीज़। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि जो हमारी, बोलेंगे सीमा मैम, हेलो सीमा मैम बोलेंगे। दीदी इसको ऐसे नहीं क्या बोल सकते, ग्रुप ऑफ सेम स्ट्रक्चर, फंक्शन और साइज इज कॉल्ड टिश्यूज। सेल का मतलब बोल दिया हमने, हिंदी में बोला था, जिनको हिंदी में समझ में आता है सेम जो आपने इंग्लिश वही हिंदी। मतलब ग्रुप शब्द लगा दे ना सब में तो ग्रुप लगेगा तभी आएगा, ग्रुप लगेगा तभी तो हमने कहा कि ग्रुप लगा दें, और जब उसमें ऑर्गन में आए तो ग्रुप नहीं लगाएंगे, यहाँ डिफरेंट लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑर्गन में ग्रुप नहीं आएगा, ऑर्गन क्या है, सब डिफरेंट है, अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। मान लो लिवर का है तो लिवर का वर्क ही अलग हो गया, ठीक है, पूरा, और इंटेस्टाइन का वर्क ही अलग हो गया। तो यहाँ ग्रुप नहीं लगाते, डिफरेंट लगाते हैं वर्ड, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर? अभी किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन बोलेंगे राष्ट्रीय में? हाँ डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे टिश्यू, जैसे एक जैसी सेल्स मिलके टिश्यू बनाती है। अब एक जैसे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, पर यहाँ पे जैसे ऑर्गन के भी अलग अलग हिस्से होते हैं, तो अलग अलग वो उनके कार्य भी अलग, जैसे एक हार्ट में एक आर्टरी लगी हुई है, और भी बहुत सारे जैसे बहुत सारे वो कक्ष हैं जैसे, तो उनके टिश्यूज तो अलग होंगे। अगर हम जो ऑर्गन हैं उनके टिश्यूज भी अलग होंगे, ठीक है। अभी जब टिश्यूज वाला पार्ट आएंगे तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं, ठीक है। वहाँ पर वो टिश्यूज हमारे ऑर्गन से कनेक्ट होंगे। तो अभी तो हमने पूरा सेल, आज हमको सेल कंप्लीट करना है, फिर कल हम लेंगे टिश्यूज को, क्योंकि सेल और टिश्यूज एक बार पूरा फॉर्मेशन समझ में आया तो कभी भी आप पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को ऐसा नहीं होगा कि आप समझ ना पाए,
ठीक है। लेकिन पूरा क्लियर हो, क्या होता है हम थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर हम उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो कभी भी बेस क्लियर नहीं होता है तो पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी होल लाइफ लगता है पता नहीं इसमें क्या चीज़ें बहुत टफ लगती है। हमको ऐसा लगता था क्योंकि हम आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो जब भी लोगों से सुना साइंस बहुत टफ है, ऐसा लगता था पता नहीं साइंस में क्या है, कुछ समझ नहीं आया। हमने कब पढ़ा, अभी रिसेंट में जब हमने पीएचडी और ये सब किया, तब हमने एमए साथ ही में किया था 2015 में। तब हमको पहली बार पता चला कि जो साइकोलॉजी जिससे बहुत टफ स्टैट्स रिसर्च ये इतना टफ है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी टफ है, हमने आपको बताया था पीएचडी के दौरान एडमिशन होने के बाद हम ही ने पढ़ाया था, प्रोफेसर ने पढ़ाया था। ठीक है, हमने ही पढ़ा था और हमसे ही पढ़ाया गया था वहाँ पर, क्योंकि लोगों को प्रोफेसर का समझ नहीं आ रहा था स्टूडेंट को। तो ये हमने इसलिए समझा कि जिन चीज़ों को आप ध्यान से एक बार एक बेस क्लियर करते हो वो चीज़ें बहुत आसान होती हैं, फिर कभी उनका कॉन्सेप्ट जाते ही नहीं है। लोगों को लगता है कि हमने साइंस पढ़ी, हमने कोई साइंस नहीं पढ़ी, लेकिन इतना बिल्कुल क्लियर है कि मेरा एक भी कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट नहीं है। तो बस उतना ही है, बाकी कोई हमने कोई बड़ी पढ़ाई नहीं की, जितना पढ़ा है उतना क्लियर है, क्योंकि उतना मेरा यूजीसी नेट पीएचडी का पार्ट था, उतना क्लियर है मेरा। तो ये इसलिए बताया कि सेल एक अपने आप में पूरा प्लेटफॉर्म है पूरे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। तो अब हम लोग देखते हैं, इसमें हमने उस दिन कुछ बात की थी कि जो हमारी सेल है इसमें जो लाइसोसोम वाला जो पार्ट है इसको देखते हैं, एक बार राइबोसोम को देखते हैं कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन संश्लेषण की, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये जो राइबोसोम है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए, बोलेंगे सीमा मैम। मैम प्लीज क्वेश्चन वापस रिपीट करिए। हमने कहा राइबोसोम्स हमारी बॉडी डेवलपमेंट में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम करते हैं और वो उनके लिए सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देते हैं, और बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं ये हमारी बॉडी के। तो जो बॉडी की टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए भी प्रोटीन की जरूरत है, इसलिए ये राइबोसोम का मेन फंक्शन है, इसलिए जरूरी है। ठीक है, कोई भी बच्चा किसके आधार पर ग्रो करता है, एक नवजात शिशु? प्रोटीन। ठीक है, इसीलिए सबसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता कब तक होती है, टीनेजर्स तक, क्योंकि वहाँ तक बच्चे की बॉडी में जो बोन बिल्डिंग है वो लगातार हो रही है, बोन का जो डेवलपमेंट है वो लगातार हो रहा है। और प्रोटीन किसके लिए इम्पोर्टेंट है, बोन्स के लिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बोन को ग्रो कराने के लिए। और जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जो भी हमारा ब्लड है, उसमें भी क्या है, प्रोटीन ही है। लेकिन जो ये हमारा प्रोटीन है, तो ये इसलिए प्रोटीन को पूरा करने के लिए सबसे अच्छी डाइट किसको माना जाता है, दूध को। मिल्क प्रोडक्ट हैं वो सब प्रोटीन उनके अंदर फुल है। लेकिन ये जो अभी हम लोग ले रहे हैं वो मिल्क की बात नहीं करते हैं, वो गाय के दूध की बात करते हैं, जिसमें प्रॉपर पोषण थे। क्योंकि गाय क्या है, सनलाइट पूरी, जितना यदि इस यूनिवर्स में सूर्य का जो एनर्जी है वो सूर्य के बाद किसी में है तो किस में है, देशी गौ माता में, जो देशी नस्ल की गाय माता है उसमें है सूर्य की पूरी एनर्जी। इसलिए वो क्या है, वहाँ पर सारे तत्व हमको मिल जाते हैं। जब दूध गाय का लेते हैं या छोटे बच्चे होते हैं तो मदर की फीडिंग करते हैं, तो वहाँ पर वो कंप्लीट करता है। तो जो प्रोटीन है वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारे बोन बिल्डिंग में, ब्लड फॉर्मेशन में सभी जगह काम कर रहा है। दूसरा, जब हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, वो पावर हाउस है जहाँ पर प्रॉपर जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो फंक्शन करता है। लेकिन ये पावर हाउस कब हमें एनर्जी देगा, जब हमने कहाँ तक सांस ली होगी, नाभि तक। उससे पहले ये आपको एनर्जी नहीं देता है। ठीक है, तो मोस्टली लोग क्यों बीमार हैं, क्यों अस्वस्थ हैं, क्योंकि वो श्वास कभी भी नाभि तक लेते ही नहीं। श्वास कहाँ तक लेते हैं, यदि आप 100 का रेशियो निकालेंगे तो 100 में 80% तो मिलेंगे जो गले से बस थोड़ा नीचे ब्रीदिंग करते हैं, चेस्ट ब्रीदिंग भी नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं तो कभी भी लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो यदि आपको लंग से संबंधित कोई भी समस्या हो रही है तो पहले तो आप खुद में क्लियर हो जाना कि हमने लंबे समय से चेस्ट ब्रीदिंग नहीं की है।
क्योंकि चेस्ट ब्रीदिंग, अगर हमने लंबे समय से चेस्ट ब्रीदिंग का अभ्यास होता तो कभी भी लंग्स से और हार्ट से रिलेटेड समस्याएं नहीं आती हैं। ठीक है, नेवल ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होगा कि नेवल ब्रीदिंग करने से पूरे बॉडी में कहीं पर भी समस्या नहीं है, ना बॉडी में, ना माइंड में, ना सोल में, तीनों में कोई समस्या नहीं आ सकती है जब नेवल ब्रीदिंग करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि फिर दवा भी ले रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बीमार भी हैं। ठीक है, तो तभी दवा लेनी पड़ रही है हमको। बोलेंगे रीमा जी? मैम क्वेश्चन थोड़ा सिली है। अगर सेल टिश्यू बना रही है, टिश्यूज देन ऑर्गन, ब्लड में भी सेल होती है क्या, या ब्लड अलग ही ग्रुप होती है? एक बात बता, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब सेल ही तो है हमारे। ओके, ये सब सेल ही है हमारे। ठीक है, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी इसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इम्यूनिटी यही हमारी। तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा प्रोटीन है वो कैसे काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम कर रहा है। तो जब हम नाभि तक श्वास लेंगे तो क्या होगा, बॉडी के सभी पार्ट्स के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के जो ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे, सब हील हो जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सब ग्रेस्प करेंगे, जिसके कारण हमारा शरीर निरोगी हो जाएगा। शरीर में, बॉडी में रोग कहाँ उत्पन्न होते हैं, जहाँ पर ब्लड ऑक्सीजन के साथ नहीं पहुँचता है। जिस पार्ट में ब्लड ऑक्सीजन के साथ नहीं पहुँचता है वहीं पर रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। कैंसर के सेल कब डेवलप होते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ब्लड नहीं पहुँच रहा है, ब्लड और ऑक्सीजन एक साथ नहीं पहुँच रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ कैंसर के सेल डेवलप हो जाएंगे। अदरवाइज कैंसर के सेल सभी के अंदर है। कोई भी सेल है वो सब नॉर्मल सेल है, उन्हीं को आप कैंसर की भी सेल बोल सकते हैं। कैंसर की सेल तब उन्हें बोल दिया जाता है, कैंसर बोल दिया जाता है, जब वो सेल बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि तो हमें यदि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाना है जिससे कि हम बीमार ना हो, रोगी ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, एक ही सॉल्यूशन है, नेवल ब्रीदिंग करना। जैसे ही आप नेवल ब्रीदिंग, अभी तक आप लोग कितने लोग जो सुबह कर रहे हैं वो ऑनेस्टी से बताना, ऐसा लगता है कि हम पहले से अच्छा फील कर रहे हैं? ठीक, कितने लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि सच में हम पहले से अच्छा फील कर रहे हैं? देखो, उसमें हमने कुछ भी नहीं कराया है, आप ही श्वास ले रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ हमने कोई प्रवचन दिया, कोई हमने शक्तिपात कर दिया है जिसके कारण आप जागरूक हो गए, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने केवल आपको एक टेक्निक बताई, और टेक्निक वो सभी को पता है। हो सकता है मेरी बात आपने मानी हो वो सकता है, बाकी सभी को चीज़ें पता है। ठीक है, ऐसा कोई अद्भुत ज्ञान नहीं है मेरे पास जो हमने आपको अलग से दिया है। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे ही आप नेवल ब्रीदिंग करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ एकदम संतुलन में दिखाई देने लगेगी। कहा जाता है नेवल ब्रीदिंग यदि कोई 9 मंथ्स कॉन्टिन्यूटी में एक समय पर एक जगह पर कर ले, जगह ना भी हो तो एक समय निर्धारित हो, वो कर ले, तो 9 मंथ्स के बाद उसका पूरा जीवन बदल जाता है। ठीक है, पूरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया जाता है इतने में, लेकिन वो ऑनेस्टी के साथ हो। ठीक है, एक होता है कि बस हम काम कर रहे हैं, वो नहीं। एक पहला माइंड सेट है कि ये मेरे जीवन को बदलने की प्रोसेस है। तो ये क्या, इस सेल के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम लोग कि जो हमारा सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसे हील किया जा सकता है, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पर पहुँचाया जा सकता है, उसके लिए प्राणायाम ही मस्ट है। तो यदि आपको लग रहा हो कि कोई व्यक्ति प्राणायाम कर रहा है फिर भी उसको प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अभी सडन उसने शुरू किया है, तब तो थोड़ा टाइम लगेगा हील होने में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, फिर भी वो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, दवा ले रहे हैं, फिर ये डाउटफुल कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि आप चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे तो हार्ट और चेस्ट से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, ब्रेन से संबंधित नहीं होंगी। नेवल ब्रीदिंग कर ली तो पूरी बॉडी में कोई समस्या नहीं हो सकती है। तो फिर आपको खुद ही समझना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो कितना सही कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि इसके लिए अलग से जानने और समझने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग होते हैं ना कि कुछ प्रॉब्लम होगी तो दूसरों को बोलेंगे भैया जरा मेरा एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि कुंडली देख लो कहाँ समस्या है। शांत बैठो, अपनी समस्याएं खुद ही समझ में आती हैं। जहाँ हमारा कार्मिक अकाउंट गड़बड़ है, समस्याएं सिर्फ वहीं से आती हैं। ठीक है, और कोई भी कार्मिक अकाउंट
बहुत लंबे समय नहीं चलता। प्राणायाम सही से करते हैं तो अपनी समस्या जल्दी दिखेगी और सुधार भी बहुत जल्दी होगा। ठीक है, वो क्या है, एक अवेकनिंग कंडीशन डेवलप हो जाती है, या अवेकनिंग पोजीशन में हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग ने सेल की बात की कि सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स ये कैसे काम कर रहे हैं, न्यूक्लियस क्या है, वो आरएनए डिसाइड कर रहा है, डीएनए डिसाइड कर रहा है हमारा। जो एक सेल है उसे हेल्दी कैसे रखा जा सकता है, श्वास के माध्यम से, सही भोजन के माध्यम से, सही समय पर पानी लेने से, सही समय पर नींद लेने से, ठीक है, और सही जो हमारा थॉट पैटर्न है उसके माध्यम से एक एक सेल को हील किया जा सकता है। तो हम एक एक सेल को हील करेंगे ये पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि हमने प्राणायाम, नेवल ब्रीदिंग हमने स्टार्ट की तो माइंड भी कंट्रोल में है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी के एक एक सेल में पहुंच गया। एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं, हमने उस दिन बताया था जो लाइसोसोम है वो कैसे काम करता है, उसको आज रिपीट करेंगे, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेंगे, फिर आज सेल की क्लास कंप्लीट होगी। जो लाइसोसोम है वो हमारी शरीर के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, जो हमारे सेल का पार्ट है। 3 हमने नाम लिए थे, फ्री रेडिकल्स जो कैंसर की सेल हैं, फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेंट। फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेंट या कैंसर के सेल, ये तीनों क्या है, सेम है। अब इनमें डेड सेल भी ला सकते हैं, कैंसर की सेल एक्सेस सेल में भी है और डेड सेल भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। एक बार दोबारा बोले मैम, रिपीट करेंगे प्लीज। सबसे फ्री रेडिकल, ऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेंट, फिर हमारे डेड सेल्स और कैंसर के सेल, ये चारों, ये सब क्या है, सभी हार्मफुल हैं। 3 तो सेम है, डेड सेल अलग चीज हो गई, जिनकी डेथ हो गई उनकी बात हो रही है। तो ऊपर के जो 3 है वो सेम है। अब क्या होगा कि जब भी किसी के शरीर में कहीं रोग उत्पन्न होते हैं तो क्या होगा, या तो वहाँ पर सेल डेड हो रही हैं, नई सेल बन नहीं रही हैं, एक ये कारण होगा। पहला कारण क्या है कि सेल की डेथ हो रही है लेकिन सेल का निर्माण नहीं हो रहा है, सेल बन नहीं रही है, ये भी हमारे रोग उत्पन्न होने का शरीर में एक कारण होगा। दूसरा क्या है कि सेल की डेथ नहीं हो रही, सेल बनती ही जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों में अंतर समझ में आया। पहले में क्या हुआ कि सेल अननेसेसरी डेवलप होती चली जा रही है, इन्हें बोलते कैंसर की सेल। दूसरा एक है कि सेल की डेथ तो हो रही है लगातार लेकिन सेल बन ही नहीं रही है, वो भी एक कारण हो गया। तो जब हम लोग सुनते हैं रिपोर्ट्स में या ऐसे बाहर देखते हैं कि सेल जो है हमारी अननेसेसरी डेवलप्ड हो रही है, तो जब भी कैंसर सेल हो तो समझ जाना इसका मीन्स है कि कैंसर सेल नहीं है, हमारे बॉडी का कोई एक पार्ट जहाँ की सेल एक्सेस डेवलप्ड हो रही हैं। जो एक्सेस डेवलप्ड होती हैं सेल, उन्हीं को कैंसर की सेल कहा जाता है। इन्हीं को फ्री रेडिकल्स भी बोला जाता है, इन्हीं को ऑक्सीडेंट भी बोला जाता है। हम लोग ने नाम सुना है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जिनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, वो सब एंटीऑक्सीडेंट में आते हैं। तो जब भी हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देनी हो तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट में सबसे स्ट्रांग है हमारा आंवला। ठीक, आंवले से स्ट्रांग इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है। फिर अब इसके बाद गाजर, अनार, सेब, ठीक है, वो चीज़ें जो रेड कलर लिए हुए हैं, रेड या येलो या दोनों चेंज होते हैं कलर, ये सब क्या है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। और इन सब में फाइबर भी भरपूर मात्रा में होगा। जितने एंटीऑक्सीडेंट है सब में पर्याप्त मात्रा में फाइबर भी है। तो जब हम कोई भी व्यक्ति किसी को स्वस्थ रहना हो तो एंटीऑक्सीडेंट अपनी डाइट में डेली ले, ठीक है। जितना हम सैलड यूज़ करते वो भी एंटीऑक्सीडेंट में ही आता है, वो भी इसी में आएगा। अब देखिए, बोलेंगे राशमा? जैसे डॉक्टर साहब, जैसे टमाटर, जैसे मैंने एक बार कहीं से सुना कि टमाटर भी
ब्लड को बढ़ाता है। तो क्या एंटीऑक्सीडेंट में टमाटर आता है, एंटीऑक्सीडेंट में आता है। बस है क्या कि इस समय क्या हो रहा है ना कि हम लोग इंडियन वाले टमाटर देर से आते हैं, बाहर वाले खाते हैं, ठीक है। उनमें बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं होती। वो क्या होता है, देखने में तो सब सही होते हैं पर उनमें जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं होती है, ठीक है। अभी जो ठंड में टमाटर क्या है वो यही वाला आ रहा है, तो वो सब क्या है, उनको आप खाएंगे तो वो सब फायदा करते हैं, ठीक है। उस सब में एंटीऑक्सीडेंट है। हमने तभी बोला ना, रेड और येलो कलर चेंज हो रहा हो या डायरेक्ट शेप उसमें कलर में आ गए हो, ये सब एंटीऑक्सीडेंट होता है सभी में। अब आते हैं इसके बाद कि हमने कहा था कि ये सब कैसे बढ़ते हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है। जो प्रॉब्लम्स है उनकी बात करें, डिजीज़ की, ये हमने फर्स्ट डे इसके बारे में बताया भी था। आज एक बार रिपीट करते हैं। यदि शरीर में कैंसर की सेल लगातार बढ़ रही हैं या ट्यूमर हो गया है, गांठ, सिस्ट हो गए हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन, किडनी में स्टोन, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये सब जब कोई स्टोन बनता है तो समझ लेना यहाँ कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है। जब भी कोई स्टोन बनता है वहाँ कैल्शियम डिपॉजिट होता है। कैल्शियम जब डिपॉजिट होता है तो वो स्टोन का शेप ले लेता है, ठीक है। तो पहला क्या करना है कि जब भी कैल्शियम से संबंधित विटामिन सी या कैल्शियम वाली जो चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, इनको हम लें तो विटामिन डी सनलाइट को जरूर लें, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने का सबसे अच्छा सोर्स है। अच्छी चीज़ें खाने से हमें फ़ायदा नहीं मिलता है, अच्छी चीज़ों को खाने के बाद उन्हें पचाने से फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो चीज़ें पचेंगी वही आपके शरीर में ऊर्जा देकर शरीर से बाहर जाएंगी। जो चीज़ पचेगी ही नहीं तो वो सड़ेगी और सड़ने के बाद वो आपके शरीर को रोग से ग्रस्त करेगी और आपके शरीर से वो बाहर नहीं जाएगी समय पर, ठीक है। तो अच्छी चीज़ों को खाने के बाद उन्हें पचाना भी आना चाहिए, फिर ही वो हमारे शरीर से निष्कासित हो सकते हैं। तो जब भी कैल्शियम हम लोग डेली लें, लेकिन थोड़ी देर के लिए सही, 10, 15, 20 मिनट के लिए कैसे भी किसी भी तरह से धूप जरूर लें। सनलाइट में बैठें, काम करें, टहलें, कुछ भी कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक बैठने जाओ, कोई भी काम करते हुए आप बैठ जाओ जाके, 15 से 20 मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अदरवाइज़ क्या होगा, फिर डॉक्टर्स के यहाँ जाने के लिए बहुत समय देना पड़ता है। तो उसी से तो अच्छा है कि अपने घर ही में अपने आप को प्रोटेक्शन दे दो। बाकी देखो, जो नॉर्मल चीज़ें उनको सबको ठीक किया जा सकता है। जो बहुत तरतीब और प्रारब्ध वाले रोग होते हैं उनमें सुधार किया जा सकता है, उनको फेस करना पड़ता है, लेकिन उनमें भी पेशेंस डेवलप हो जाता है, समय कम लगता है उन्हें ठीक होने में, और नॉर्मली तो ठीक किए जा सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा ट्यूमर, जितनी भी स्टोन, ट्यूमर, गांठ वाली चीज़ें हैं, उन सब में क्या होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है। तो कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, और हमारे शरीर को एनर्जी किससे मिलती है, कैल्शियम से मिलती है, ठीक है। कैल्शियम, आयरन, फाइबर सब में है, लेकिन कैल्शियम हम एक इंडिकेट करें कि कैल्शियम कैसे गांठ बनाता है, किसी भी चीज़ को एक सॉलिड मोड में कन्वर्ट करता है। और दूसरा जो हमारे जो सेल बढ़ रही हैं, सेल्स अननेसेसरी जो डेवलप्ड हो रही हैं, तो अगर सेल्स बढ़ रही हैं अधिक मात्रा में, तो इसका मतलब सेल को कम करना आवश्यक है, ठीक है। सेल को एक तरफ कम करना भी है कि सेल बढ़े ना, एक वहाँ पर सोल्यूशन देना है, और एक जो बढ़ी हुई सेल हैं उनको खत्म किया जाए। ये तो तरीका होगा अगर किसी को ठीक करना हो। एक जो ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ पर एक मतलब उसे बंद किया जाए या कम किया जाए, और दूसरा जो एक्सेस ग्रोथ हो गई है अब उसको कंट्रोल किया जाए। एक ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरा, जो स्टोन बन गए हैं उनको कैसे इन स्टोन को नॉर्मल किया जाए कि वो मेल्ट हो जाए और यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए। 2 तरीके हैं, इसके अलावा तीसरा है किसी के पास? मेरी समझ में तो बस इतना ही है। तो अब क्या करना है कि जब भी हमें इन चीज़ों से बाहर आना हो तो सबसे पहले नेचुरोपैथी का जो कॉन्सेप्ट है, और आयुर्वेद में उसे लंघन कहा जाता है, वो है कि 12 घंटे, यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति डेली 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होंगे। और जो अस्वस्थ हो चुके हैं, जो भयानक रोगों से ग्रस्त हैं, वो यदि 16 घंटे की फास्टिंग 3 महीने कर लें तो फिर उनका कैंसर जैसा रोग भी
बैक किया जा सकता है, उसमें भी कमांड पाई जा सकती है, एक कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, जब सीवियर डिजीज़ हो तो 16 घंटे की फास्टिंग, और नॉर्मली हम लोगों को 12 घंटे की फास्टिंग करनी चाहिए। ये टाइमिंग क्या हो कि शाम का भोजन जल्दी करें। मान लो 7 बजे हमने भोजन कर लिया, तो रात 7 से सुबह 7 बजे तक कोई सॉलिड डाइट ना ले, लिक्विड ले सकते हैं। दूध, जूस तो ज़रूरत नहीं है गर्मी में, लेकिन कोई सूप लेना हो, दूध लेना हो, पानी लेना हो, वो सब ले सकते हैं, लेकिन सॉलिड डाइट ना लें। तो ये 12 घंटे की फास्टिंग। तो शाम वाला जो 7 से 7 टाइम है बहुत ईजी है सबके लिए। ठीक है, या 8, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया, ये हम स्वस्थ लोगों के लिए हो गया। बीमार हैं उनको 16 घंटे की फास्टिंग करनी है। अब जो फास्टिंग का इम्पैक्ट आता है वो कैसे बॉडी में काम करता है कि जब हम लोग 16 घंटे की, जिनको प्रॉब्लम हो गई वो फास्टिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जितना भी उनके जो गांठ बन गई हैं, स्टोन की हो या ट्यूमर, जो भी चीज़ें हैं, वो जहाँ जहाँ कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है, तो लाइसोसोम क्या करते हैं कि लाइसोसोम को पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन 16 घंटे मिला नहीं है। तो जब भोजन नहीं मिलता है तो लाइसोसोम जो गांठ हैं उनके अंदर का कैल्शियम खाना शुरू करता है। तो जैसे ही वो कैल्शियम खाता जाता है तो वो गांठ क्या होगी, अब पूरी तरीके से लूज़ हो गई। लूज़ होकर वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगी, क्योंकि अब उसके अंदर एनर्जी नहीं बची। ठीक है, क्यों एनर्जी नहीं बची? जो एनर्जी थी वो लाइसोसोम ने डाइजेस्ट कर लिया, तो अब एनर्जी नहीं बची वहाँ पर। ये था लाइसोसोम का फर्स्ट वर्क। इसलिए क्योंकि अक्सर बोल देते ना फास्टिंग करो, तो फास्टिंग करेंगे तो काम कैसे हुआ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि बात को ये तो बता दिए ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन हमको हमेशा एक बचपन से एक आदत रही है, ऐसे वैसे नहीं बताओ, हमें बताओ कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे वैसे से सुनते सुनते समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, कैसे होता है ये बता दो। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ कि कैसे लाइसोसोम काम कर रहा है। ठीक, तो हमें ठीक होना हो तो ऐसे काम करेंगे, पहली चीज फर्स्ट। दूसरा क्या है, जो कैंसर की सेल्स अननेसेसरी डेवलप्ड हो गई हैं, अब क्या करेगा लाइसोसोम, उन्हें खाना शुरू कर देगा। तो एक तरफ क्या क्या लाइसोसोम ने बहुत फास्ट खाना शुरू कर दिया, तो वो ग्रोथ कम होती जा रही लगातार। दूसरी तरफ क्या है कि जब हम 16 घंटे की फास्टिंग हुई तो कोई सेल बच ही नहीं पा रही है, लाइसोसोम उन्हें डाइजेस्ट कर ले रहा है। तो एक तरफ फास्टिंग की जाती है सीवियर डिजीजेस में, दूसरी तरफ भोजन में उन्हें फल वाली, फ्रूट्स वाली डाइट दी जाती है और उन्हें जूस दिए जाते हैं। तो जब फ्रूट्स वाली जो डाइट है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती है, और या फिर और प्रॉब्लम होती है तो स्टार्टिंग में जूस दिया जाता है। तो जूस सॉलिड डाइट है नहीं, लिक्विड है। तो इसके कारण क्या होगा कि जो कैंसर की सेल है वो बनना बंद हो जाएंगी। एक साइड बनना बंद हुई, दूसरी साइड जो एक्सेस सेल डेवलप्ड हो गई थी वो लाइसोसोम ने डाइजेस्ट कर लिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर भी सुधार शुरू हो जाएगा। अब कितने लोगों को लाइसोसोम आज फाइनल हो गया, वो हैंड रेस कर दो अगर अब हो गया है, क्योंकि अब इससे सरल बस यही था। हो गया, ठीक है। इस ऑडियो वीडियो जो भी है इसको आराम से सुनना, क्योंकि ये क्या है, एक बार ऐसा कॉन्सेप्ट माइंड में आ गया ना, तो कभी भी आप किसी को कुछ समझाएंगे तो लॉजिकल समझा सकते हैं, एक लॉजिक के साथ समझाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि आप कुछ भी बताएंगे तो लोगों को भरोसा नहीं होता है, ऐसा लगेगा कि ये बता तो नहीं आपको, अच्छा हम ऐसे बोले सेल ऐसा होता है ऐसा, आपको समझ में आ जाएगा। जब आपको नहीं आएगा तो आप कैसे समझेंगे कि आपके बच्चों को या आप जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं उन्हें समझ में आएगा? नहीं आएगा समझ में। ठीक है, बोलेंगे रचना जी, कुछ कह रहे हैं? मैम आयुर्वेद में जैसे वात पित्त कफ कहते हैं, तो लाइसोसोम उन पे वर्क नहीं करता क्या? लाइक फास्टिंग की है तो कफ पे इम्पैक्ट आए, करता है, उस पे भी करता है, सभी चीज़ों पे करता है। वहाँ क्या करता है, जब वात पित्त कफ वाली जो प्रकृति होती है वहाँ पे भी ये काम करता है, लेकिन वहाँ पर डाइट जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। जैसे हमने अभी यहाँ पर डाइट चेंज की ना कि कैंसर की सेल डेवलप हो रही हैं, ट्यूमर वगैरह जो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक पार्ट क्या था, लाइसोसोम का हो गया, दूसरा पार्ट डाइट का हो गया।
तो जो भी, जैसे किसी को मान लो वात की प्रॉब्लम है तो डाइट चेंज कर दे कि वात वाली डाइट लेनी है। पित्त वाले लोग हैं तो डाइट जो है पित्त वाली ले लें जो इससे पित्त बढ़े नहीं। ऐसे कफ वाले लोग हैं तो डाइट लें जिससे कफ बढ़े नहीं। इसमें क्या होता है, जो वात पित्त कफ है, वात की टाइमिंग है सुबह 2 से लेकर 6 बजे तक की। कफ की टाइमिंग है 6 बजे से 10 बजे तक की। पित्त की टाइमिंग है 10 बजे से 2 बजे तक की। ठीक, अब यही टाइम सर्कुलेट हो रहा है। फिर 10 से 2 के बाद फिर 2 से लेकर के फिर 6 बजे तक फिर वात का टाइम है। फिर 6 से फिर 10 का कफ का टाइम है। फिर 10 से 2 फिर पित्त का टाइम है सीक्रेट होने का। तो अब आप अपने अपने अनुसार देख लो, जो जिस प्रकृति के हैं वो उस टाइम पर वही भोजन लें जो उनके लिए आवश्यक है। जिनकी वात प्रकृति बढ़ी हुई है तो वो डिसाइड कर लें कि जो 2 से 6 का टाइम है और शाम को 2 से 6 उस समय वही भोजन लें जिससे वात का समन होता हो। ठीक, पित्त वाले हैं तो सुबह 10 से 2 और रात 10 से 2, तो सुबह 10 से 2 ऐसा भोजन ले जिससे पित्त बढ़े नहीं, और रात का जो 10 से 2 का टाइम है उसमें हर हाल में सो जाएं, नहीं तो पित्त बढ़ने की, नींद ना आने की समस्या डेवलप हो जाएगी। फिर जो कफ का टाइम है एक 6 से 10 का, वहाँ पर देख लें कि क्या भोजन ले रहे हैं। शाम वाला जो 6 से 10 का टाइम है वहाँ चेक कर लें, क्योंकि कफ वालों के लिए दूध नुकसानदायक है सबसे अधिक। दूध से संबंधित चीज़ें सभी नुकसानदायक। तो कफ वालों को क्या लेना है, जितने जो काढ़ा वगैरह हैं इनमें भी कुछ सेलेक्टेड लेने हैं, सब नहीं लेने हैं। दूसरा जो ड्राई वाली चीज़ें हैं जैसे चना हो गया, ऐसे भोजन लेना है। आंवला डेली लेना है। ठीक है, जितना एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें हैं वो आंवला तो आप डेली लें जिसको भी ऐसी समस्या हो। और कफ जो दूध वाले प्रोडक्ट हैं उनको हटा दें। प्राणायाम ठीक ढंग से करें। बस कफ दोष को दूर करना बहुत समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। बस समस्या ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किस टाइम क्या कैसे करना है, ये ध्यान में रहे। तो जो सेल वाली चीज़ें, और जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो वहाँ क्या होता है, जिनको कफ की समस्या है उनका कफ मेल्ट कर जाएगा। और कफ को दूर करने के लिए ऑयल की अत्यंत आवश्यकता है। वात को दूर करने के लिए ऑयल की अत्यंत आवश्यकता है। पित्त के लिए नहीं है, पित्त के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोग अभी बात कर रहे थे पूरा, जो अभी हम लोगों ने बात की सेल पर, कि सेल कैसे काम कर रही है, सेल का फंक्शन क्या है, सेल के अंदर के जो कंटेंट वो ऑर्गन है वो उनका अपना रोल क्या है। हम अपने जीवन में एक सेल को समझकर अपनी लाइफ को कैसे ठीक कर सकते हैं। आपने ध्यान से अगर सुना होगा तो केवल एक सेल को समझकर ही हम निरोगी बन सकते हैं। ठीक है, आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा वो तो दूसरा कॉन्सेप्ट है। केवल एक सेल के कॉन्सेप्ट को समझ के भी हम लोग अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि सेल से टिश्यूज़ कैसे बन रहे हैं, और वो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, वो कैसे हम हमारे ऑर्गन का निर्माण करेंगे। अब किसी का भी 5 मिनट का टाइम देना, जिनका भी सेल से संबंधित अभी कोई क्वेश्चन हो, लग रहा हो कि हमें पूछना है तो पूछ लीजिए। 5 मिनट है, कुछ भी हो, कोई भी संबंध हो, बस वो क्लास से कनेक्ट हो। सबको समझ में आ गया है तब ठीक है, अगर आ गया तो अच्छी बात है, इसमें कोई बात नहीं। हाँ बोलेंगे रीमा जी। मैं बस एक बार क्लियर करना चाह रही हूँ, जो लाइसोसोम के पार्ट्स है, फ्री रेडिकल्स, FREE, फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेंट्स, डेड सेल्स एंड कैंसर सेल्स, ये भाग है ना। पार्ट लाइसोसोम के नहीं है, ये पार्ट हैं हमारी प्रॉब्लम्स के, हमारी समस्या के। ठीक है, रोग उत्पन्न होने के कारण है ये रोग जो रोग के कारण है, इनको लाइसोसोम कैसे खत्म कर सकता है। ओके, जो कि सेल का एक ये ऑर्गन चारों सही है ना, उच्चारण सही किया ना फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल्स, फिर है ऑक्सीडेंट। ठीक है, फिर कैंसर सेल्स, अननेसेसरी। फ्री रेडिकल्स बोल के भी कुछ है क्या? PRE नहीं ना, फ्री, FREE, फ्री, स्वतंत्र। ठीक है, ठीक है, फ्री रेडिकल्स,
ऑक्सीडेंट्स, कैंसर सेल्स और फोर्थ था डेड सेल्स। ये 4 थे यहाँ पर, ठीक। और लाइसोसोम्स इन्हें डाइजेस्ट करता है, जो कि सेल का एक अंग है, सेल का ऑर्गन है, ठीक। अब भी तो किसी का कंफ्यूजन नहीं है कोई भी? चलिए, अभी और किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन अभी यहीं पूछ लेंगे, क्योंकि बस आज सेल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कल हम लोग टिश्यूज देखेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ इसमें ये है, जैसे आपने बताया कि सेल्स भी खाना खाती है, पर जैसे हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उससे जो रस पहुंचता है वो ही खाना है ना उसका, जैसे वो अलग से आपने जैसे कैल्शियम का कुछ बताया था, तो ये थोड़ा सा स्पष्ट मुझे नहीं हो रहा। हमने ये बताया कि हम लोग जो भोजन लेते हैं उसमें कई बार होता है ना कि हम लोग रिच डाइट ले रहे हैं, बोलते हैं ना लोग हम तो बिल्कुल सही डाइट ले रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? तो प्रॉब्लम्स कैल्शियम, बोलते हैं कि कैल्शियम हमारा सबसे एक रिच डाइट में आता है कि कैल्शियम हमने लिया तो हमें स्वस्थ होना चाहिए, पर कुछ लोग बोलते हैं हम कैल्शियम ले रहे हैं तब भी अस्वस्थ हैं, तब भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कैल्शियम लेने का मीन्स हुआ कि भोजन में हमने कैल्शियम को शामिल कर रखा है। भोजन में कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है? कैल्शियम, आयरन, जो हमारे मिनरल्स में आते हैं, कैल्शियम, आयरन, और कैल्शियम आयरन जहाँ होंगे वहाँ वो क्या होगी, हमारी जो डाइट है उसमें सब में क्या फाइबर इंटेक हो जाएगा। तो जब ऐसी डाइट ले रहे हैं हम लोग, जो भोजन कर रहे हैं उसमें कैल्शियम अलग से नहीं लिया, तो हमने भोजन में ही है सब कुछ, जो भी हमने खाया है, खाया तो मुख से ही हमने, तो वो हमने जो भोजन लिया उसमें कैल्शियम था, कैल्शियम को हमने सही मात्रा में लिया, लेकिन वो कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो रोग उत्पन्न कर देगा। तो जब हम लोग विटामिन डी सनलाइट लेते हैं तो कैल्शियम को डाइजेस्ट होने में सपोर्ट मिलता है, ठीक है। भोजन को डाइजेस्ट होने में कब सपोर्ट मिलता है? जो भोजन हमारी प्रकृति के अनुसार हो, सही मात्रा में लिया हो, सही समय पर लिया हो, सही तरह से चबाया हो, शांत बना स्थिति से खाया हो, यही तो भोजन डाइजेस्ट होगा आपको, नहीं तो भोजन डाइजेस्ट ही कहाँ होगा आपको। और जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा वो भोजन आपके शरीर से उसका वेस्ट मटेरियल बाहर ही नहीं निकलेगा, वो भोजन सड़ेगा, और वो भोजन जो सड़ेगा वो आंतों में चिपक जाएगा, फिर वो आपके शरीर में रोग उत्पन्न कर देगा। तो भोजन के संदर्भ में अच्छे से अच्छा भोजन लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि सनलाइट डेली सभी को लेनी है। यदि आप धूप नहीं लेते हैं तो फिर आपका भोजन में जो आपने पोषक तत्व लिए हैं उन्हें डाइजेस्ट करने में सपोर्ट नहीं मिलेगा। राशि में अभी बात नहीं क्लियर हुई हो तो फिर पूछ ले। मेरा ये प्रश्न था कि जो जैसे सेल्स को जो खाना मिलता है, ये रस के रूप में जो मिल रहा है, जिससे वो माइटोकॉन्ड्रिया उसका एनर्जी बनाता है ना, तो वो किस फॉर्म में आता है उसमें जो सेल्स के अंदर, क्योंकि खाना तो आएगा नहीं, जो भी रस या कुछ एनर्जी के रूप में। अब इसको देखते हैं, देखिए, जब हवन कुंड में अग्नि होत्र करने जा रहे होते हैं, हवन करते हैं, ठीक है, तो हवन में आहुतियाँ डालते हैं, ठीक है। तो आहुति भोजन क्या मिल रहा है? हम लोग करते हैं ना कि भगवान को आहुति दे रहे हैं, तो भोजन क्या मिलता है? जो उसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये देवताओं को भोजन पहुंच रहा है, ऊर्जा पहुंचती है भगवान को। जो अग्निहोत्र किया है, जो हमने हवन सामग्री डाली है, वो उसकी ऊर्जा ईश्वर को पहुंचती है, मतलब देवताओं को पहुंचती है, ठीक है। हवन नहीं पहुंचता है, हवन तो राख के रूप में हमारे पास आ जाता है। यदि अग्नि सही प्रज्वलित है तो क्या होगा कि मान लो हमने 5 किलो हवन सामग्री रखी है, अग्नि सही प्रज्वलित है, तो क्या होगा, राख जो बनेगी वो कितनी होगी? 250 ग्राम, 250 से 300 ग्राम। अब इसको अपने ऊपर बॉडी में अप्लाई करते हैं। यदि जठर अग्नि सही